आज हम देखेंगे पहले एक बार देख लें उच्च न्यायालय, जनपद न्यायालय, उसके बाद फिर देखेंगे न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, या हम ये भी देख सकते हैं। पहले न्यायिक पुनरावलोकन देख लिया, फिर न्यायिक सक्रियता देख ली, फिर जनपद न्यायालय और उच्च न्यायालय देख लिया। तो अगर हम व्यवहारिक पार्ट को शुरू करें तो देख लें कि आखिर में न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, फिर उसके बाद उच्च न्यायालय देख लेंगे। जुडिशियल रिव्यू क्या है, और आप देखो बच्चों की बड़ी सिंपल सी बात है, जिसे हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और एक बात आप जानते हो कि विधायिका और कार्यपालिका जो सरकार के 2 अंग हैं, तीसरा अंग न्यायपालिका है। और विधायिका और कार्यपालिका को जो शक्तियां मिल रही हैं वो संविधान से मिल रही हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे देश में 2 विधि है। विधायिका और कार्यपालिका क्या बनाती हैं? विधियां बनाती हैं, और कार्यपालिका नीतियां बनाती है और विधियों को क्रियान्वित करती है। तो विधायिका के द्वारा निर्मित विधियां और कार्यपालिका के द्वारा निर्मित नीतियां संविधान के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और संविधान क्या है? सर्वोच्च विधि। अगर आपको याद होगा, पहले भी हम लगातार पहली क्लास में बताया था कि संविधान का मतलब है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। संविधान इज इक्वल टू सर्वोच्च विधि। तो संविधान सर्वोच्च विधि है, इसलिए विधायिका के द्वारा निर्मित विधि या कार्यपालिका के द्वारा किए गए कोई भी कार्य इस सर्वोच्च विधि के प्रतिकूल नहीं होने चाहिए, इस सर्वोच्च विधि के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। इसी को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। यही न्यायिक पुनरावलोकन। इसका सीधा सा मतलब है कि न्यायपालिका किसका पुनरावलोकन करेगी? विधायिका और कार्यपालिका कार्यों का। तो अगर हम इस बात को देखें, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसमें है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में। ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों विधायिका और कार्यपालिका कार्यों का पुनरावलोकन करते हैं। जनपद न्यायालय नहीं। बात ध्यान रखने की है, जनपद न्यायालय काम तो केवल आपराधिक मामले, सिविल मामलों को देखना है। जनपद न्यायालय का सरोकार संविधान से नहीं है। यानी न्यायिक पुनरावलोकन कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय करेगा। पहला, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या है, क्यों करेंगे? क्योंकि ये सवाल अमेरिका में पहली बार उठा। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उन्हें मिलती कहां से है? इसका कारण यह है कि संविधान सर्वोच्च विधि है। अगर संविधान सर्वोच्च विधि है तो विधायिका के द्वारा किए गए कार्य और कार्यपालिका के द्वारा किए गए कार्य संविधान के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। तो ये पुनरावलोकन करेगा कौन? इसका मतलब है विधायिका ने विधि का निर्माण कर दिया। अब देखो, जैसे सिंपल सी बात है, विधायिका ने बना दिया आईटी एक्ट 2000, संसद ने बना दिया आईटी एक्ट 2000। लेकिन संसद का ये आईटी एक्ट 2000 और खासतौर पर इसका सेक्शन 66A संविधान में मूल अधिकारों के विरुद्ध है। अब बताओ, इसको उच्चतम न्यायालय पुनरावलोकन क्यों करती है? क्योंकि दोस्तों, संविधान में शक्ति का बंटवारा है। उच्चतम न्यायालय पुनरावलोकन क्यों करेगी? ये बात बड़ी स्पष्ट है। उच्चतम न्यायालय पुनरावलोकन करेगी क्योंकि संविधान में शक्तियों का विभाजन है। और आप ये बात जानते हो, जब संविधान में शक्तियों का बंटवारा है तो संघ सरकार राज्य सूची के विषय में कोई विधि का निर्माण न करे, या राज्य संघ के विषय में किसी विधि का निर्माण न करे। देखे कौन? न्यायपालिका। ये जिम्मेदारी कौन किसकी रखेगी? न्यायपालिका की। इसलिए कहा जाता है कि अगर संसद ने किसी विधि का उल्लंघन किया और मूल अधिकारों के खिलाफ है तो उसे न्यायपालिका रद्द कर देगी। यही पुनरावलोकन है। इसका मतलब पुनरावलोकन क्यों किया जाता है?
इसका मतलब पुनरावलोकन का आधार क्या है? पुनरावलोकन कौन करता है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। क्यों करते हैं? क्योंकि संविधान सर्वोच्च विधि है। या हम इस बात को ऐसे भी कह लें कि न्यायिक पुनरावलोकन क्यों होता है? मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। अगर न्यायिक पुनरावलोकन न हो तो मूल अधिकार की रक्षा हो ही नहीं पाएगी। न्यायिक पुनरावलोकन क्यों होगा? संघवादी की रक्षा के लिए। और न्यायिक पुनरावलोकन क्यों होगा? संविधान की रक्षा के लिए। इसलिए दोस्तों, कितनी बार हमने बताया है कि उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है। तो संसद के कार्यों का पुनरावलोकन न्यायिक पुनरावलोकन, कार्यपालिका कार्यों का पुनरावलोकन न्यायिक पुनरावलोकन। अब कैसे? अभी आपने देखा होगा कि कार्यपालिका के द्वारा निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई। कार्यपालिका निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की, इसका भी पुनरावलोकन न्यायपालिका ने किया। अच्छा, पुनरावलोकन का यह मतलब नहीं कि न्यायपालिका हमेशा कार्यपालिका या विधायक का कामों को रद्द कर देगी। आप याद रखिए दोस्तों, कई बार हमारे यहाँ लोग गड़बड़ी सोचते हैं कि जब न्यायपालिका सरकार के विरोध में काम करे तभी वो स्वतंत्र है। ये गड़बड़ है। अरे न्यायपालिका ऐसा थोड़ी, सरकार सारे काम गड़बड़ी में थोड़ी कर रही है। लेकिन अगर निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संवैधानिक है, संवैधानिक है, इसका पुनरावलोकन कौन करेगी? न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। यही न्यायिक पुनरावलोकन है। यानी सरकार के 3 अंग हैं, तीसरे अंग का मूल काम क्या है? चौकीदारी। पुनरावलोकन का मतलब चौकीदारी, पहरेदारी। यानी कार्यपालिका विधायिका ने कोई काम किया तो फिर से, पुनरावलोकन का मतलब से फिर से देखना, पुनरावलोकन का मतलब है फिर को जांचना और फिर से देखने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा किए गए काम संविधान के संगत हों, संविधान के अनुरूप हों, यह आवश्यक नहीं है। यह आवश्यक नहीं है तो सीधा इसका जवाब मिल गया। इसका सीधा जवाब मिल गया। यह है न्यायिक पुनरावलोकन। पुनरावलोकन, फिर से देखना, फिर से अवलोकन करना, देखना, ये तो अवलोकन है। एक बार, पहली बार अवलोकन किसने किया? विधायिका कार्यपालिका ने। लेकिन आप जानते हैं कि क्यों अवलोकन उच्चतम न्यायालय को दिया गया है दोस्तों? इसलिए कितना हमारे संविधान का संतुलन है, सेपरेशन ऑफ पावर है। अब आप देखोगे कि देखो, विधायिका तो जनता की इच्छा को रिप्रेजेंट करती, सही बात है, लेकिन कई बार विधायिका जब जनता की इच्छा को रिप्रेजेंट करती है तो कई बार जनता की इच्छा के नाम पर कई बार अपने पार्टी इंटरेस्ट को आगे बढ़ा देती है। भाई, इंदिरा गांधी भी जनता की इच्छा को रिप्रेजेंट कर रही थी, भारी बहुमत से चुनाव जीत कर आई थी, लेकिन ये किसे पता था कि इंदिरा गांधी संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग कर देंगी। इसे दोस्तों, अंपायर किसी दल का नहीं होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय कौन है? अंपायर। ये किसी दल के नहीं होने चाहिए, ये तटस्थ और निष्पक्ष रूप में काम करने चाहिए। यही है न्यायिक पुनरावलोकन का आधार। बात को ऐसे भी देख लो, अगर ये न्यायिक पुनरावलोकन न होता फिर तो सरकार सीमित होने के बजाय असीमित हो जाती। अगर न्यायिक पुनरावलोकन न हो तो सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण कौन करता? क्योंकि बच्चों, ये बात सच है कि देखो, हमारे यहाँ 5 साल बाद चुनाव होता है, सरकार बदली जा सकती है 5 साल बाद, लेकिन सवाल ये है, सरकार बदलने के पहले संविधान के साथ छेड़छाड़ कर दे। अब संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का महत्व कैसे रहेगा? न्यायिक पुनरावलोकन से। इसीलिए अगर न्यायपालिका की बात आप देखोगे तो न्यायपालिका कहती है भाई, हम तो तटस्थ है, हमारा किसी पार्टी से लेन देना तो है नहीं, हम संविधान के रक्षक है और ये काम संविधान निर्माता और न्यायपालिका को दिया है। क्योंकि संविधान निर्माता जानते थे कि भाई, कार्यपालिका विधायिका पार्टी से मिलकर बनती है, तो चाहे इंदिरा गांधी हो चाहे मोदी जी हो, कई बार ऐसे काम हो सकते हैं जो कि संविधान की भावना के खिलाफ जाए। इसलिए आपको याद रखो, हमारे यहाँ लोकतंत्र में सीमित सरकार है, संवैधानिक सरकार है, इसकी गारंटी कौन देता है? न्यायपालिका। यही है न्यायिक पुनरावलोकन। तो आप कहोगे क्या इसका कोई आधार संविधान में है? सर, अगर न्यायिक पुनरावलोकन ये है तो फिर इसका कोई आधार संविधान में है? तो आप देखो, इस बारे में तो मतभेद है। लोग कहते हैं भाई देखो, संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन इसका आधार दिखता है। अब कुछ लोग कहते हैं अनुच्छेद 13 खंड 2 में, फंडामेंटल राइट में, आपको याद होगा। कुछ लोग कहते हैं अनुच्छेद 13 खंड 2 में है, कुछ लोग कहते हैं 32 में है, 32 में है। बस ये आपको ध्यान रखना है, न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 137 में नहीं है,
यानी जब उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों का पुनरावलोकन करता है तो वो न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है बच्चों, बात ध्यान में रखना। कार्यपालिका विधायिका के कार्यों का पुनरावलोकन न्यायिक पुनरावलोकन है। जब उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय को पुनरावलोकन करता है तो ये क्या है? तो उच्चतम न्यायालय ने कोई गलती कर दी तब वो निर्णय का पुनरावलोकन कर रहा है, उच्चतम न्यायालय ने कोई तथ्य छोड़ दिया तब पुनरावलोकन कर रहा है, ये पुनरावलोकन है। जबकि न्यायिक पुनरावलोकन तो विधायिका और कार्यपालिका कार्यों की परीक्षा है। अब जरा सोच के देखिए, अगर ये न्यायिक पुनरावलोकन है तो कुछ लोग कहते हैं भाई अनुच्छेद 13(2) में इसका आधार मिलता है, और कहा तो ये जाता है कि जहां भी संविधान लिखित होगा वहां न्यायिक पुनरावलोकन हमेशा होगा, क्योंकि जहां संविधान लिखित होगा, आप याद रखना, ये बात हमने पहले बताया फिर रिपीट कर रहे हैं, जहां संविधान लिखित होगा वहां दो विधि होगी, एक सर्वोच्च विधि, एक संसदीय विधि। तो न्यायालय का दायित्व है सर्वोच्च विधि की रक्षा करना, जिसे हम न्यायिक पुनरावलोकन के रूप में जानते हैं। यह जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू क्यों होगा? मूल अधिकार की रक्षा के लिए, संघवाद की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए। जुडिशियल रिव्यू क्या है? विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की जांच करना। और ये हमने एग्जाम्पल बता दिया, विधायिका और कार्यपालिका कामों की जांच कैसे की जाती है, और कर्ता कौन है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। लेकिन आप जानते हो कि हमारे यहाँ तो कई मामले में संविधान जुडिशियल रिव्यू पर प्रतिबंध लगाता है। और आप कहोगे सर ये बताओ, ये जुडिशियल रिव्यू तो समझ में आ गया, लेकिन सक्रियता क्या है? क्या न्यायपालिका ये रिव्यू हो रहा है, सक्रियता हो रही है? अब जरा देखो दोस्तों, ये सक्रियता क्या है? न्यायिक सक्रियता क्या है? ये जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? जिसे हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, जिसे हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं, है क्या? तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? देखो दोस्तों, एक्टिविज्म थोड़ा सा मतलब ऐसा दिखता है कि थोड़ा सा मतलब किसी दूसरे कार्य में हस्तक्षेप करना। तो सामान्य तरीके से देखो, एक्टिविज्म कहा किसे जाता है? कार्यपालिका। चूंकि एक्टिविज्म पहली बात है, आप याद रखो, ये विवादास्पद शब्द है। जिसे हम एक्टिविज्म कहते हैं ये सापेक्षिक शब्द है, ये विवादास्पद है। एक्टिविज्म सापेक्षिक है, विवादास्पद है, क्योंकि एक्टिविज्म न्यायपालिका मानती नहीं। एक्टिविज्म या आलोचना का शब्द है जो कार्यपालिका के द्वारा पैदा किया गया है, क्योंकि न्यायपालिका कभी अपने आप को एक्टिव नहीं मानती। ये कार्यपालिका की आलोचना है। अब आलोचना है या वास्तविकता है, इसकी हम जांच करेंगे। क्या केवल आलोचना ही है या कुछ वास्तविकता भी है, ये भी जरा हम देखें, जांच करेंगे। अब सवाल है किसे किसे ऐसा कहा गया? क्यों कार्यपालिका ने आलोचना कर दी? क्यों ऐसा एक्टिविज्म कह दिया? आखिर में अगर कार्यपालिका ने कहा होगा, इसका कोई बेस तो होगा ही होगा। तो सब इसीलिए हमने कहा न्यायपालिका इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। तो पहले हम कार्यपालिका का अप्रोच देख लें कि कार्यपालिका क्यों ऐसी आलोचना करती है, कार्यपालिका ने क्यों कहा ये एक्टिविज्म है। तो उसका कारण ये है कि बहुत साफ दिखता है। इसका मतलब है न्यायालय सरकार के अन्य अंगों जैसे विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहा है। ये सक्रियता है। देखिए दोस्तों, सक्रियता अलग चीज है, और कहा जाए कि रिव्यू अलग चीज है। भाई रिव्यू का मतलब क्या है? रिव्यू तो सवाल है कि जो विधायिका कार्यपालिका ने कोई काम कर दिया तो उसको हमने रिव्यू कर दिया, तो रिव्यू का मतलब अलग है। लेकिन जब हम सक्रियता शब्द का प्रयोग करते हैं, सक्रियता का तो मतलब यह है कि बाकायदा यहाँ तो विधायिका कार्यपालिका कामों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। तो आप पूछेंगे कैसे? बताओ भाई, कैसे हम कार्यपालिका की बात मान ले कि विधायिका कार्यपालिका कामों में कैसे हस्तक्षेप है? दोस्तों, बातें दिखती है। अब आप देखो,
कार्यपालिका कहती है भाई देखो कैसे हस्तक्षेप कर दिया गया, यानी कैसे न्यायपालिका ने हस्तक्षेप किया, जरा इसको उदाहरण देखो। कैसे न्यायिक हस्तक्षेप हुआ, तो अब देखोगे न्यायपालिका ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दे दिया। भाई आधारभूत ढांचे का सिद्धांत देकर न्यायपालिका ने क्या किया, संसद को संशोधन से वंचित कर दिया। तो संसद काम तो छीन लिया। आप कहोगे ना ना सर, संसद को संशोधन से वंचित कहां किया है? अरे कुछ ही मामले में तो रोका। अरे भाई कुछ ही मामले में रोकना, रोका तो अब बताइए। कार्यपालिका देख लो भैया, 368 में संविधान संशोधन की शक्ति है, यहां में रोक दिया। दूसरा देखोगे, यहां दूसरा भी एग्जाम्पल है कैसे न्यायपालिका का हस्तक्षेप हो रहा है। कोलिजियम का विचार दे दिया। कोलिजियम से क्या हुआ, अब न्यायाधीशों की नियुक्ति, अब कोलिजियम के विचार से नियुक्ति का अधिकार भी कार्यपालिका से छीन लिया। अब यही तो हस्तक्षेप है। क्योंकि दोस्तों अगर ओरिजिनल संविधान पढ़ा जाए तो कार्यपालिका की बात सही लगती है। कार्यपालिका करिए भाई ये देखो, ये तो अपना काम बढ़ाए जा रहे हैं, ये तो आगे बढ़े जा रहे हैं। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दे दिया, संसद से संशोधन छीन लिया। कोलिजियम का विचार दे दिया तो कार्यपालिका से नियुक्ति का अधिकार छीन लिया। नियुक्ति का अधिकार छीन लिया। और हकीकत की बात तो यह है कि न्यायपालिका अब हर जगह हस्तक्षेप कर दे रही, नवीन सूची से लेकर संसदीय विशेषाधिकार। जबकि देखोगे संविधान में लिखा गया है कि भैया संसदीय विशेषाधिकार के मामले में न्यायपालिका कुछ नहीं कहेगी, स्पीकर कामों में कुछ नहीं कहेगी। न्यायपालिका ने तो हर जगह हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इसलिए दोस्तों अरुण जेटली एक बार बड़े भावुक हो गए थे, अब नहीं रहे, और बड़े विधि के विशेषज्ञ हैं। अरुण जेटली ने इस पर किसी ने पूछा कि भाई न्यायिक सक्रियता क्या है, उनका न्यायिक सक्रियता क्या है, कमाल की बात करते हो। अरे न्यायपालिका ने हमसे सारे काम छीन लिए हैं, और उन्होंने कहा कि एक काम हमारे पास है, वो है बजट बनाने का काम, और कब वो छीन ले हमें पता नहीं है, हो सकता है वो भी आए कभी छीन के लेकर निकल ले। तो अब आप देखोगे दोस्तों, ये तो अरुण जेटली ने अगर ऐसा काम कहा, इसलिए सच मानिए न्यायपालिका तो लगातार अपने कार्यों का विस्तार कर रही है। और कितनी बड़ी बात है दोस्तों, अभी जरा सोचे हालिया मामले में अब न्यायपालिका नियुक्ति करेगी निर्वाचन आयुक्त की, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति न्यायपालिका करेगी। अब कमाल की बात है यार। फिर सवाल है कार्यपालिका के पास करने क्या बचा? न तो न्यायाधीश नियुक्ति कार्यपालिका कर पा रही है, और न तो फिर कार्यपालिका को आप कह रहे हो कि न तो न्यायाधीश की नियुक्ति कर पा रही है, और न ही आप निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने दोगे। आधारभूत ढांचे से संसद का संविधान संशोधन में छीन लिया। अब सवाल है फिर तो न्यायपालिका तो सब कुछ किए जा रही है। और इसलिए अगर दोस्तों आपको याद होगा, इसी बात पे सोमनाथ चटर्जी को बड़ा गुस्सा आ गया था, पूर्व लोकसभा स्पीकर। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश कपाड़िया साहब ने एक आदेश दे दिया सोमनाथ चटर्जी को कि अपने 12 सांसदों को बर्खास्त कैसे किया हमें बताइए। सोमनाथ चटर्जी ने कहा होते कौन हो पूछने वाले, आपको हम कैसे बता दें, कमाल की बात है। अरे आप कौन होते पूछने वाले। अभी दोस्तों संविधान के तंत्र से देखा जाए तो ये बड़ी लॉजिकल बात होती है, और यहाँ न्यायिक हस्तक्षेप देख साथ ही दिख रहा है। और कुछ मामले दोस्तों और बढ़ा, न्यायिक हस्तक्षेप का एग्जाम्पल, इस न्यायिक हस्तक्षेप का दूसरा भी नाम हो सकता है, आजकल दोस्तों आ रहा है न्यायिक विधायन। आप न्यायिक हस्तक्षेप कह लो, न्यायिक विधायन कह लो, बड़ा भारी भरकम शब्द है बच्चों। जुडिशियल लेजिस्लेशन, अगर सोचो, अरे भाई विधायन मतलब विधि का निर्माण, अरे विधि का निर्माण सीधे विधायक का काम है। अब तो न्यायपालिका विधि के भी निर्माण में कूद रही है, तो भैया विधायिका क्या करेगी। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस समय जो दिख रहा है सेम सेक्स मैरिज के मामले में। अरे भाई सेम सेक्स मैरिज में विधायिका के ऊपर आप छोड़ दीजिए, अरे विधायिका को ऊपर छोड़ दीजिए, विधि का निर्माण कर लेगी। और आप जानते हो आजकल तो बाकायदा न्यायपालिका विधायिका के मामलों में हस्तक्षेप कर रही है।
कैसे विधायिका के मामलों में हस्तक्षेप कर रही है, तो आप देख के दंग रह जाओगे। अरे भाई, सेम सेक्स मैरिज अगर विधायिका कह रही है, जैसे दो मामले जहां पे बाकायदा मतभेद आ रहा है, अभी तो दो लेटेस्ट मामले और हम लेटेस्ट मामलों को ही लिखते हैं। आप देखोगे मैरिटल रेप, यानी वैवाहिक बलात्कार। अब विधायिका कह रही है कि भैया, वैवाहिक बलात्कार जैसा चीज हमारे देश में नहीं है, इससे विवाह का पूरा बंधन टूट जाएगा। न्यायपालिका करे नहीं 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 नहीं, आप तो मैरिज एक्ट में इस प्रावधान को जोड़िए। आप खास तौर पे जो मैटरनिटी एक्ट है उसमें इस प्रावधान को अपनाइए। अब सवाल है यार दोस्तों, अब ये न्यायपालिका कैसे बताएगी विधि का निर्माण कैसे हो? अब बात ऐसी हो गई कि कल के लिए मोदी जी कहें कि ऐसा है जस्टिस चंद्रचूड़ महोदय, आपकी बेंच ऐसी होनी चाहिए, 5 न्यायाधीशों की बेंच ठीक नहीं है, ये 9 न्यायाधीशों की बेंच क्यों बनाते हो? तो जस्टिस चंद्रचूड़ यही कहेंगे, माइंड योर बिजनेस। अरे भैया, मोदी जी भी तो ये कह सकते हैं कि भैया क्या करें, इसलिए उपराष्ट्रपति महोदय भी धनखड़ जी ने ये मोर्चा खोल दिया उनका। ये कौन सा मामला है? आप बताओगे मैरिटल रेप होता ही नहीं होता, कमाल की बात होगी। फिर हम क्या यहाँ पे बैठे हुए हैं? अरे हम भी जनता की इच्छा रिप्रेजेंट करते हैं, हम धक्के खा के चुनाव जीतते हैं, ऐसे थोड़े सीधे आ गए हैं। इसे मैरिटल रेप के मामले में अब देखो, सेम सेक्स मैरिज, यानी सेम सेक्स मैरिज, यानी एक ही लिंग के लोग पति पत्नी हो जाएंगे, पुरुष पुरुष, पुरुष का पत्नी। बड़ी अजीब सा ही विचार आ रहा है। अब क्या है, भारतीय समाज इसको स्वीकार कर रहा है नहीं कर रहा है? अब दोस्तों, हकीकत की बात है, देखिए न्यायपालिका को इसमें नहीं आना चाहिए। और आपको बताए दोस्तों, देखो न्यायपालिका को कहाँ आना चाहिए? न्यायपालिका को तब आना चाहिए जब विधायिका कोई ऐसी विधि का निर्माण करे जो मूल अधिकार का हनन कर दे, जो संघीय ढांचे के खिलाफ हो। अब सवाल दोस्तों, न्यायपालिका इस मामले में विधि के निर्माण में कूद रही है कि न्यायपालिका अगर ये विधि ठीक नहीं है, ये उचित है अनुचित है। दोस्तों याद रखिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ, बात को ध्यान रखिए। विधि का असंवैधानिक होना, अवैधानिक होना और अनुचित होना, दोनों बातें अलग अलग है। अरे भाई, न्यायपालिका कैसे बता दे कि विधि उचित है अनुचित है? अच्छा, उचित अनुचित का तो कोई निर्धारण हो नहीं सकता। अब जस्टिस चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि भाई ये तो उचित है, सेम सेक्स मैरिज, इसका मतलब हम पुरुष और महिला को निरपेक्ष रूप में परिभाषित नहीं कर सकते, कौन पुरुष है कौन महिला है। और सवाल है, अब जब उनका कहना है कि अगर कोई गे व्यक्ति है, कोई समलैंगिक, अगर समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है, इसका मतलब है समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दीजिए। अब दोस्तों, समलैंगिक विवाह में बड़ी मामले फंसे हुए हैं, कैसे विवाह की मान्यता दे, कैसे एडॉप्टेशन होगा, किसका बच्चा होगा, कौन अडॉप्ट करेगा, उम्र कैसी होगी, ये सब बड़े पेचीदा मसले हैं। और एक ही बार में नहीं, आप देखेंगे न्यायपालिका ने बार बार विधायिका के निर्माण में ऐसी बात कही है। और इसलिए आपको याद रखिए दोस्तों, जबकि होना ये चाहिए, कार्यपालिका कहती है कि अरे भाई, जब हमारी विधि से मूल अधिकार खत्म हो, हमारी विधि संविधान खिलाफ हो, तब आपको आपत्ति करनी चाहिए। अब हमारी विधि न तो मूल अधिकार खिलाफ है, न संविधान खिलाफ है, और आप बिला वजह कूद रहे हो। आप कह रहे हो कैसे विवाह का नियम होना चाहिए। और ये बार पहली बार नहीं, कई बार हुआ है दोस्तों, कई बार हुआ है। जैसे एक बार आरक्षण के मामले पर ऐसा हुआ था, एक बार तो उच्चतम न्यायालय ने बदल दिया नियम, उससे आम जनता सड़कों पर उतर आई। सरकार ने कहा देख लो महोदय, आप लोगों ने किया है। फिर डाउरी एक्ट के मामले में, प्रिवेंशन ऑफ SC ST के मामले में, जहां पे संसद ने विधि का निर्माण किया, न्यायपालिका ने कहा उचित नहीं है। अब ये भाई दोस्तों, न्यायिक विधान का काम भी न्यायिक सक्रियता का नाम है। तो आप न्यायपालिका विधि का निर्माण करेगी, शब्द ही सुनने में पटा है। क्योंकि बेसिक बात तो जाननी चाहिए दोस्तों, सेपरेशन ऑफ पावर। विधि के निर्माण का विधायिका का है, विधायिका जनता की इच्छा को रिप्रेजेंट करती है। तो अब पता चला कि विधि का निर्माण कौन कर ले रहा है, तो आपका विधि का निर्माण कर लेगा न्यायपालिका। और इतना ही नहीं, बल्कि एक और शब्द है, न्यायिक हस्तक्षेप कह लो, न्यायिक सक्रियता कह लो, बल्कि आप कुछ लोग कह रहे हैं भैया सक्रियता नहीं रही, अब तो अति सक्रियता हो गई है। अब इन लोगों ने सीमा चार दीवारी लांग दी है दोस्तों। मैंने फिर कहा तर्क कार्यपालिका के, कार्यपालिका कह रही है अरे भाई सक्रिय नहीं है, अति सक्रिय है, ये अति सक्रिय है।
इसी को कहा गया ओवर रीच, इंग्लिश में कह दीजिए ओवर रीच, या कह दीजिए अब तो न्यायपालिका कार्यपालिका के रूप में कार्य कर रही है। बहुत बड़ी आलोचना है ये, न्यायपालिका कार्यपालिका बन गई है। इसका सीधा सा मतलब यह आ रहा है कि न्यायपालिका नीति निर्माण के मामले में हस्तक्षेप कर रही है। न्यायपालिका नीति निर्माण के मामले में हस्तक्षेप कर रही है। दोस्तों बहुत बड़ी बात है। अरे भाई, पॉलिसी मेकिंग काम तो कार्यपालिका का है। अच्छा, कई बार कार्यपालिका ही कहती है कि आपको तो पता नहीं होता। हकीकत बात है दोस्तों, देखो ये बात तो प्रशासन के चलाने में आईएएस ऑफिसर कोई विकल्प नहीं है। अरे मंत्रियों का विकल्प नहीं है। उन्हें पता है कि हमारे पास कितने संसाधन हैं, उन्हें पता है कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। और न्यायालय तो ऐसे निर्णय दे देता है कि ऐसा लगता है आम जनता को ये पता चलता है कि भैया न्यायालय तो हमारे सामाजिक न्याय के लिए देखो इतना प्रतिबद्ध है, और सरकार एक के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। यानी जानबूझ के लफड़ा सरकार ही कर रही है, ऐसा कुछ इंप्रेशन ये लोग देते हैं। और कई बार तो इस बात पे आपत्ति आई, न्यायाधीशों ने ऐसी टिप्पणी सरकार के खिलाफ कर दी कि सरकार कुंभकर्ण की तरह सो रही है। तो बल्कि इसमें यह हुआ कि लक्ष्मण रेखा न्यायपालिका को नहीं बोलना चाहिए। तो न्यायपालिका ने जवाब ये दिया कि भाई सीता माता भी अगर लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखती फिर रावण न मारा जाता। तो उसमें ऐसी कव्वाली वाली करने की जरूरत नहीं है। अब यार देखिए, इसलिए न्यायिक सक्रियता, ये न्यायिक सक्रियता कह लो, न्यायिक अति सक्रिय कह लो, न्यायिक, और जब कह रहे न्यायपालिका कार्यपालिका के रूप में, तो यही न्यायिक सक्रियता है, अति सक्रियता है। आप कहोगे सर अच्छा बताओ अति सक्रियता और सक्रियता में कोई अंतर करो क्या? देखो तकनीक रूप में अंतर करे तो देखो, सक्रियता का मामला विधि संविधान तक था, अति सक्रियता का मामला पॉलिसी मेकिंग में आ गया। और कई लोगों की आपत्ति है, जैसे देखो विमोद्रीकरण, यदि उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि ठीक है विमोद्रीकरण संवैधानिक था, लेकिन ये पॉलिसी का डिसीजन था, उसमें शायद गुंजाइश नहीं थी। अब सेंट्रल विस्टा, यानी हो क्या रहा है, अब सेंट्रल विस्टा के मामले में याचिका चली गई। जो अभी हमारे यहाँ नई पार्लियामेंट बन रही है, नया प्रशासन के भवन बन रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को सामूहिक रूप में सेंट्रल विस्टा जो कहा जाता है, अब सेंट्रल विस्टा बनना चाहिए नहीं। इस मामले में तो न्यायपालिका को याचिका स्वीकार ही नहीं करनी चाहिए। अब विमोद्रीकरण, अरे भाई विमोद्रीकरण, ये तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल प्रशासनिक विषय है। विमोद्रीकरण, सेंट्रल विस्टा का निर्माण, 4 धाम परियोजना, ये तो ऐसा है। कोविड में कीमत का निर्धारण, अब कोविड में कितनी कीमत होगी, कितनी कीमत नहीं होगी, ऐसे मामलों पे तो स्वाभाविक रूप में मैंने पॉलिसी मेकिंग के सवाल है सीधे। और आप जानते हो जैसे कई बार ऐसा होता है, दिल्ली में क्या हुआ, उच्चतम न्यायालय ने कहा शीला दीक्षित उस समय मुख्यमंत्री थी, ये आज की बात नहीं है। और जब से जनहित याचिका आई है तब से खूब सरकार आदेश निर्देश देती है। यानी न्यायिक न्यायिक सक्रियता में अब सरकार निर्देश देने लगी है। कैसे? अब देखोगे भी हो क्या रहा है, विमोद्रीकरण के मामले में, 4 धाम परियोजना के मामले में कहां गड़बड़ी आ रही है भाई? शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी दिल्ली में, और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी उस समय। अब आदेश दिया उच्चतम न्यायालय ने कि सारे दिल्ली में सीएनजी वाहन चलने चाहिए। अरे दोस्तों, सीएनजी वाहन चलने के लिए सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि सीएनजी है कि नहीं है, उपलब्धता कितनी है। अरे जब तक इन सब चीजों को ध्यान में नहीं रखेंगे कैसे पूरे देश में सीएनजी चल जाएगी? अब इस बारे में सरकार को बड़े अंदाजा होते हैं, सरकार को पता होता है कि भाई क्या कितना रिसोर्सेज है, कहाँ सीएनजी को उपलब्धता कितनी है। और सीएनजी चला देंगे तो क्या सारे वाहन वाले इस बात को स्वीकार कर लेंगे? उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, इसलिए इन पर आपत्ति उठाई जाती है। इसलिए कहा गया कितना आसान, इन सब मामलों पर न्यायपालिका को नहीं पढ़ना चाहिए, न्यायपालिका को अपनी बात पीछे हटा लेनी चाहिए। और कई बार इसीलिए न्यायपालिका इस बात को ध्यान में रखती है कि भैया देखो, अब हमारे यहाँ यद्यप ये है कार्यपालिका का अप्रोच कि न्यायपालिका ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर रही है, लेकिन दोस्तों जरा न्यायपालिका का अप्रोच भी देख लें तब तो बात पूरी होगी। न्यायपालिका से पूछें क्या भैया तुम सक्रिय हो, तुम विधि का निर्माण कर रहे हो, तुम पॉलिसी मेकिंग में हस्तक्षेप करने लगे, यानी अब कुल मिलाकर कुछ छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? तो न्यायपालिका कहना रे भाई बिला वजह में बदनाम मत करो दोस्तों, बद अच्छा बदनाम बुरा।
और हकीकत की बात यह है, न्यायपालिका कहती है भाई पहले भी अपने काम करते थे, आज भी काम कर रहे हैं। तो न्यायपालिका कहना है कि भाई हमारा काम संविधान की व्याख्या करना है, मूल अधिकार की रक्षा करना है। और एक बात याद रखिए दोस्तों, ये देश विधि से चलता है। अब कहने को तो ऐसा लगता है कि विमुद्रीकरण का क्यों न्यायपालिका ने मामला देखा। विमुद्रीकरण का न्यायपालिका ने मामला केवल इसलिए देखा, उसमें आरबीआई एक्ट भी देश में है, ऐसा नहीं विमुद्रीकरण केवल पॉलिसी मेकिंग का विषय है। और दूसरी बात आप ध्यान रखिए दोस्तों, हमारे देश में पॉलिसी मेकिंग भी विधि और संविधान के अनुसार होनी चाहिए। ये देश विधि से चलता है, ऐसा नहीं कि सरकार अपने लोगों को सब बांट दे। इसका सबसे अच्छा था 2G का आवंटन। जब स्पेक्ट्रम का एलोकेशन किया गया था, 2G का आवंटन किया गया था, तो सरकार के ऊपर यही तो आरोप था कि अपने ही लोगों को फायदा पहुंचाया। पॉलिसी तो थी, तो क्या सही थी? कई बार देखो कोयला आवंटन, अरे पॉलिसी थी, इतनी पॉलिसी आपने ऐसा बना दिया केवल किसी कंपनी को फायदा पहुंच जाए, केवल अपने लोगों को फायदा पहुंच जाए। ये बातें न्यायपालिका अगर नहीं निगरानी रखेगी तो फिर कौन निगरानी रखेगा? इसलिए दोस्तों जब कहा जाता है न्यायिक विधायन, तो न्यायपालिका कहती है अरे भाई नहीं, हम विधि का निर्माण कहाँ कर रहे हैं, हम भी तो कह रहे हैं कि विधि ऐसी। भाई न्यायपालिका कह रही है भाई हम भी तो विधि की व्याख्या करते हैं। अब संविधान की व्याख्या, संविधान को गतिशील बनाने का उद्देश्य, तो न्यायपालिका का काम है संविधान की व्याख्या। संविधान की व्याख्या हर बार एक ही जैसे कैसे हो सकती है? अरे जीवन की व्याख्या जैसा नहीं हो रही है, समाज बदल रहा है, परिवेश बदल रहा है, तो हम संविधान की व्याख्या वही 1950 वाली करेंगे। फिल्में बदल गई, और 1950 में AK हंगल का जमाना था, आज हनी सिंह आ गए। इतना बड़ा बदलाव हुआ दोस्तों, तो हम मान ले कि हम राज कपूर से रणबीर कपूर आ गए। इतने बड़े बदलाव में अगर हम ये सोचें कि अभी कुछ नहीं बदलेगा, ऐसा नहीं है। और आप ध्यान से देखो, हमारे यहाँ तो अब जब भी उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप करता है उसका एक बेस है। अरे पर्यावरण मंत्रालय ने बार बार कहा भाई प्रदूषण दिल्ली में दूर करो। कितने कमीशन की रिपोर्ट है कि संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग मत करिए, स्पीकर अपने पद का दुरुपयोग न करे। इलेक्शन कमीशन कहता है कि निर्वाचन ठीक होना चाहिए। अरे दोस्तों जरा ध्यान से देख के कई बार तो हमें लगता है कि अगर ये निर्वाचन आयोग, अगर हमारे पास ये न्यायपालिका स्वतंत्र न होती तो न तो इलेक्शन कमीशन को ताकत मिल पाती, न कोई CAG काम कर पाता। अरे दोस्तों इलेक्शन कमीशन ने कितनी बार कहा कि भैया फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए अपराधियों को रोको। ये तो न्यायपालिका ना आई होती तो अपराधी रुकते ही नहीं। तो बताओ, हमें तो न्यायपालिका का एहसानमंद होना चाहिए, उल्टा हम न्यायपालिका को विलेन बनाए जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों बड़े ध्यान देने की बात है, ये बड़ी ध्यान देने की बात है कि न्यायपालिका तटस्थ संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, उसका कोई दल तो है नहीं। और कितने एग्जाम्पल है, जरा सोच के, कई बार तो हमें ऐसा लगता है भाई जरा जरा इलेक्शन कमीशन में एक रिफॉर्म देखिए, वो तो न्यायपालिका की वजह से हुआ है। 2G घोटाले न्यायपालिका की वजह से हुआ है। और सवाल ये है, अगर सरकार के तीनों अंगों का मूल उद्देश्य सामाजिक न्याय करना, तो न्यायपालिका काम केवल झगड़े का ही समाधान क्यों है? और दोस्तों दुर्भाग्य की बात है, पहले आप चले जाइए देश की आजादी के बाद, तो न्यायपालिका पर यह आरोप लगता था कि न्यायपालिका सामाजिक परिवर्तन बाधा है, वो रूढ़िवादी है। आज आरोप लग रहा है कि न्यायपालिका सामाजिक परिवर्तन क्यों कर रही है। एक अजीब सी बात है, यानी चित भी अपनी पट भी अपनी। इसीलिए न्यायपालिका कहना है कि नहीं, हाँ बिल्कुल सक्रिय नहीं है। हम तो बस ये देख रहे हैं भाई कि संविधान विधि की व्याख्या एक जैसी नहीं हो सकती, समय के अनुसार वो बदलाव होगा, क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता है और संविधान ही ये काम न्यायपालिका को दे रहा है। इसे मामला विवाद का विषय हो गया दोस्तों। न्यायपालिका सक्रिय है नहीं है, ये विवादास्पद विचार है, इससे मतांतर है। तो आप फिर कहोगे कि हम निष्कर्ष क्या लिखें? तो दोस्तों निष्कर्ष बड़ा स्पष्ट है, निष्कर्ष आप यही लिखोगे बस, पूरकता। निष्कर्ष यही है कि देखो एक विभाजक रेखा तो होनी चाहिए दोस्तों। निष्कर्ष ये है कि देखो बच्चों, जहां तक न्यायपालिका मूल अधिकार की रक्षा के लिए काम कर रही है वो अच्छी बात है, क्योंकि लोकतंत्र का विकास मूल अधिकार की रक्षा में होता है। और जहां जहां न्यायपालिका मूल अधिकार की रक्षा करेगी, मूल अधिकार को बढ़ाएगी, वो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक देश में न्यायाधीश ही सरकार चलाए, इसका समर्थन नहीं कर सकते। दोस्तों हमने मान लिया होगा कि कार्यपालिका विधि में भ्रष्टाचार है, तो क्या और संस्था में भ्रष्टाचार नहीं है? ऐसा कहना ठीक नहीं है। इसलिए न्यायपालिका को पॉलिसी मेकिंग में, लॉ मेकिंग में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
हाँ, जहाँ संविधान की व्याख्या है, मूल अधिकारों की रक्षा है, वहाँ न्यायपालिका की भूमिका सकारात्मक है, क्योंकि न्यायपालिका हर मामले में हस्तक्षेप करेगी, दोषों टकराव बढ़ेगा। और कुल मिला के न्यायपालिका के निर्णय जमीन पे लागू करने का अधिकार तो कार्यपालिका का है, और हमेशा झगड़ा होता रहेगा तो निर्णय लागू कौन करवाएगा? हमें तो ऐसा लगता है कि न्यायपालिका ने निर्णय दे दिया और लागू हो गया। अरे उसमें बड़ा फासला होता है, और हमें भावनात्मक नहीं बनना चाहिए। इसलिए न्यायपालिका की भूमिका सकारात्मक है, फिर भी न्यायपालिका को सरकार के बाकी अंगों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। पूर्व न्यायाधीश जस्टिस जी एस वर्मा ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि न्यायपालिका की भूमिका अलार्म क्लॉक की तरह होनी चाहिए, समय बताने वाली घड़ी की तरह नहीं। इसका मतलब क्या है कि अलार्म क्लॉक क्या होता है? जब कोई गड़बड़ी हो तो बच जाए। अरे अलार्म क्लॉक दिन में एक बार बजता है। अब घड़ी का मतलब है जो टिक 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 करती रहे। यानी सरकार चलाना और सरकार के खामियों पर निगरानी रखना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो न्यायपालिका कम सरकार चलाना नहीं, घड़ी तर नहीं है हमेशा टिक 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 करती रहे। हाँ, कोई मामला खराब हो तो अलार्म बज जाए, यही न्यायपालिका के काम है। यहाँ उसको काम करना चाहिए, यही मुद्दा है। अब जरा देखें अगली बात। अब आप कहोगे ये तो न्यायिक पुनरावलोकन सक्रियता होगी, तो न्यायिक पुनरावलोकन सक्रियता हमने बता दिया। अब आप कहोगे सर संक्षेप अगर अंतर करना हो तो कैसे करें? दोनों को कंपेयर कर लो। यानी जो बात हमने पढ़ के देखी कि न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियता में अब आप अंतर क्या करोगे, तो उसका भी तरीका है। तो दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? कहीं ना कहीं इसका संवैधानिक आधार है। अब सक्रियता क्या है? ये थोड़ा विवादास्पद विचार है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? पहले पहले कार्यपालिका, पहले विधायिका एवं कार्यपालिका अपने कार्य संपादित करती है। पहले विधायिका और कार्यपालिका अपने कार्य संपादित करेगी, उसके बाद इसकी जांच न्यायपालिका करती है। उसके बाद इसकी जांच न्यायालय करती है। लेकिन यहाँ एकदम अलग है। ये क्या है? न्यायपालिका, यहाँ न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका से कार्य करने का आदेश देती है। कार्य करने का निर्देश देती है। इसका मतलब है यहाँ न्यायपालिका की भूमिका प्राथमिक हो गई, जबकि यहाँ न्यायपालिका की भूमिका द्वितीयक है। यहाँ न्यायपालिका की भूमिका द्वितीयक है। इसलिए कहा जाता है कि न्यायिक सक्रियता और न्यायिक पुनरावलोकन में अंतर। इसी बात को ऐसे लिख दें कि न्यायिक पुनरावलोकन में भाई विधायिका का कार्यपालिका काम करेगी तब तो न्यायपालिका की भूमिका आएगी। यहाँ तो न्यायपालिका खुद ही विधायिका कार्यपालिका से कार्य करने का निर्देश दे रही है, तो भूमिका द्वितीयक के बजाय यहाँ प्राथमिक हो जा रही है। तो थोड़ा संविधान का तो हौच पौच है। इसका मतलब है न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति पृथक्करण के अनुरूप है, क्योंकि इसकी भूमिका द्वितीयक है। क्योंकि न्यायालय की भूमिका द्वितीयक है। द्वितीयक का मतलब पहले कार्यपालिका काम कर लेगी फिर न्यायपालिका काम करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, कहीं कहीं शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन हो रहा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ तो न्यायपालिका खुद ही
न्याय करने के बजाय शासन करने की संस्था के रूप में आ जा रही है। भाई कोविड का वैक्सीनेशन का प्राइस कितना होना चाहिए ये तय कर देना तो फिर विवादास्पद चीज है। इसलिए संक्षेप में न्यायिक सक्रियता और न्यायिक पुनरावलोकन आप ये अंतर कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद जरूर ये बात लिखिए कि अंतर न्यायपालिका कभी नहीं मानती। न्यायपालिका कहती है अरे भाई हम सक्रिय है, ये नियम तो पुनरावलोकन है। कि अंतर भी कार्यपालिका का ही काम है, न्यायपालिका इसको बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। न्यायपालिका कहते भाई तो बिला वजह हमारे ऊपर टारगेट किया जाता है, ये तो बिला वजह आलोचना हमारे ऊपर की जाती है, हम तो ऐसा कभी करते नहीं। अब सवाल ये आ जाए इसका मतलब हमने पढ़ क्या सीखा कि न्यायालय की भूमिका भारतीय लोकतंत्र के लिए कैसी है। अगर हम देखें कि उच्चतम न्यायालय का जो अभी तक हमने पढ़ा, तो अब जरा देखिए भारतीय लोकतंत्र के लिए न्यायालय सकारात्मक है या नकारात्मक। तो स्वाभाविक रूप में दोस्तों भारतीय लोकतंत्र के लिए तो न्यायालय बड़ा सकारात्मक है, क्योंकि संविधान की रक्षा करना, अगर हमारा न्यायालय न रहा होता, संविधान की रक्षा करना, फिर उसके बाद मूल अधिकार की रक्षा करना, संविधान की रक्षा, मूल अधिकार की रक्षा, संघीय ढांचे की रक्षा, दोस्तों इसकी भूमिका बड़ी सकारात्मक है। लेकिन अब सवाल है कि कहां पे नकारात्मक फर्क पड़ रहा है। जब विधायिका और न्यायपालिका के बीच में, कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच में अगर विवाद होगा, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में संघर्ष होगा, तो इसकी भूमिका फिर नकारात्मक आएगी। अगर कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच में संघर्ष होगा तब तो भूमिका नकारात्मक आ जाएगी, क्योंकि फिर, और ये संघर्ष हो क्यों रहा है, कहीं ना कहीं न्यायिक सक्रियता के कारण, सक्रियता के कारण ये संघर्ष उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए कहा भी जाता है कि निष्कर्ष रहेगा कि न्यायपालिका की भूमिका अच्छी है, लेकिन फिर भी सभी शक्तियों का सीमांकन होना चाहिए, सभी के शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, जिससे सहयोग बढ़े न कि विवाद, जिससे सहयोग आगे बढ़े न कि संघर्ष। क्योंकि जब तक दोनों दोनों शासन के अंगों में तालमेल नहीं होगा तब तक शासन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यही मुद्दा है भारतीय लोकतंत्र पर, वही बात है। तो प्रश्न कई बार पूछने के तरीके अलग अलग आ जाते हैं। इसका मतलब है कि भारतीय लोकतंत्र पर नकारात्मक प्रभाव कब पड़ेगा, जब न्यायपालिका विधायिका कार्यपालिका कामों में हस्तक्षेप शुरू कर दे, तब से बात नकारात्मक होगा, संघर्ष होगा। इसलिए हमें बीच बीच का मामला देखना है। और इसलिए हमारे संविधान निर्माता न तो संसदीय सर्वोच्चता अपनाना चाहते थे, न्यायिक सर्वोच्चता को, दोनों खतरनाक है। वो न तो संसदीय सर्वोच्चता के पक्ष में थे और न ही न्यायिक सर्वोच्चता का समर्थन करते थे। तो दोस्तों ये है न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनरावलोकन। अब जरा हम आगे चल के देखें, अब उच्च न्यायालय काम देख लें। न्यायिक सक्रियता न्यायिक पुनरावलोकन देखा, अब हम उच्च न्यायालय काम जरा देख लें, और फिर अभी कुछ उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष पर भी आना बाकी है, लेकिन जरा उच्च न्यायालय काम देख लें। तो पहला दोस्तों आप याद रखो, भारत में न्यायपालिका अमेरिका जैसा नहीं है। अमेरिका की न्यायपालिका एकात्मक है, भारत की अमेरिका की न्यायपालिका संघात्मक है, भारत की न्यायपालिका एकात्मक है। ये कैसे है, इसको देखने से पहले जरा उच्च न्यायालय काम देख ले। पहली बात आप ही जानते हो, उच्च न्यायालय हमारे यहाँ संविधान में है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का निर्माण कर सकती है। इसलिए हमारे यहाँ उच्च न्यायालय है 25, राज्य 28, और केंद्र शासित क्षेत्रों के अपने न्यायालय हैं जो केवल दिल्ली के पास है और जम्मू कश्मीर के पास है। बाकी केंद्र शासित क्षेत्र न्यायालय बगल के राज्यों के न्यायालय ही है। अब सवाल है उच्च न्यायालय। दोस्तों बात ध्यान में रखने की है, उच्च न्यायालय कुल मिला के मूलतः, हमने कहा मूलतः मतलब केवल नहीं, ज्यादातर, मतलब मूलतः का मतलब है ज्यादातर, मुख्यतया, केवल नहीं, ये अपील का न्यायालय है। बात ध्यान रखना, यानी उच्च न्यायालय में आने वाले 90% मामले अपील से आते हैं। अपील से कहां से आएंगे, जनपद न्यायालय से अपील आती है, तो उच्च न्यायालय के नीचे जनपद न्यायालय है। जो जनपद न्यायालय से अपील आती है
उच्च न्यायालय के पास। और आप जानते हो अपील किस मामले में होगी? जनपद न्यायालय से अपील उच्च न्यायालय के पास आती है। और अपील कहाँ पे आएगी? अरे भाई, सिविल मामलों में आएगी और आपराधिक मामलों में आएगी। अब सर्टिफिकेट जैसा प्रावधान तो नहीं है कि जनपद न्यायालय कोई सर्टिफिकेट देगा जैसे उच्चतम न्यायालय के लिए होता है। सर्टिफिकेट जैसा प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम अपील के लिए ऐसा नहीं कि कोई 5,000 रुपए का विवाद है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उच्च न्यायालय चले आओगे, कोई इतने छोटे मोटे विवाद नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी जनपद न्यायालय से कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है। तो अपील में सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में बात खुली होती है। और एक खास बात है कि उच्च न्यायालय में, आप याद रखना, उच्च न्यायालय में आपराधिक मामलों में केवल अपील के थ्रू जाया जा सकता है। आप याद रखिए, आपराधिक मामले में उच्च न्यायालय में कोई भी व्यक्ति सीधे नहीं जा सकता। यानी कोई व्यक्ति सीधे नहीं जा सकता, जाने का मतलब है कि आपराधिक मामले में उच्च न्यायालय की कोई आरंभिक अधिकारिता नहीं हो सकती। आपराधिक मामले में कोई व्यक्ति न्यायालय सीधे नहीं जा सकता। आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति की कोई आरंभिक अधिकारिता होती ही नहीं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, सिविल मामले में भी नहीं होनी चाहिए। अभी ये रिफॉर्म की आवश्यकता है दोस्तों। न्यायपालिका इस बात को रिफॉर्म नहीं कर पाया अभी। इसे कई बार देखने से तो ऐसा लगता है कि न्यायपालिका घर कम रिफॉर्म है, सुधार यहाँ कम है। लेकिन सिविल मामलों में, संपत्ति के मामलों में कुछ न्यायालय में सीधे जाया जा सकता है। सिविल मामले में उच्च न्यायालय आरंभिक अधिकारिता या उच्च न्यायालय सीधे जाया जा सकता है। सीधे का मतलब है बिना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाए सीधे प्रवेश किया जा सकता है। यानी बिना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं आप सिविल मामलों में, लेकिन क्रिमिनल मामले में बिल्कुल नहीं आ सकते। और होना तो सिविल मामले में भी क्यों जाए सीधा? भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हम उच्च न्यायालय जाए। अच्छा, दूसरी बात, उच्च न्यायालय भी मूल अधिकार की रक्षा करता है। अनुच्छेद 226, उच्च न्यायालय मूल अधिकार की रक्षा करता है। अनुच्छेद 226 में। और उच्चतम न्यायालय वही 5 रिट जारी करता है जो उच्चतम न्यायालय जारी करता है। रिट वही है, बस क्षेत्र थोड़ा सीमित हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय पूरे भारत के लिए रिट जारी कर सकता है, उच्च न्यायालय केवल राज्य के भूभाग के लिए जारी करेगा। उच्च न्यायालय की अधिकारिता केवल राज्य के भूभाग तक सीमित होती है। यानी उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय बिहार के मामले पर कोई भी रिट जारी नहीं करेगा, अदरवाइज। और दूसरी बात है, 226 मूल अधिकार के अलावा विषय पर भी जारी की जा सकती है। मूल अधिकार के अतिरिक्त विषय पर भी जारी किया जा सकता है। वो मूल अधिकार के अतिरिक्त विषय पर भी जारी किया जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 32 केवल मूल अधिकारों के मामले में ही लागू होगा। ये फिर डिफरेंस आ गया, केवल मूल अधिकार के मामले में ही लागू होगा। यहाँ पे फिर अंतर आ गया। तो अब आप देखोगे दोस्तों, मूल अधिकार की रक्षा के लिए अनुच्छेद 226 है। 226 की अधिकारिता थोड़ा सीमित है, 226 का अधिकारिता थोड़ा सीमित है। लेकिन अब जरा अगले मामले को देखें, इसका मतलब है वही 5 रिट जो उच्चतम न्यायालय जारी करता है वही उच्च न्यायालय भी जारी करेगा। और मैंडेमस, तो आजकल आप जानते हो मैंडेमस माने जो परमादेश होता है, आजकल तो कंटिन्यूअस मैंडेमस है कि उच्च न्यायालय कभी भी, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय लगातार किसी मामले को पूरा करने के लिए कई बार आदेश जारी करते हैं, एक ही बार नहीं। और आज तो ऐसे भी लोगों को आदेश दिया जा सकता है जो है तो प्राइवेट लेकिन सार्वजनिक काम में लगे हुए हैं। और प्रतिषेध का सीधा मतलब है किसी काम को करने से मना कर देना क्योंकि वो आपके क्षेत्राधिकार के बाहर है। उत्प्रेषण का मतलब है कि अपने पास मंगा लेना क्योंकि आपकी प्रक्रिया ठीक नहीं है, आपने प्रक्रिया ठीक फॉलो नहीं की है। ये तो सब बता रखा है, प्रक्रिया ठीक फॉलो नहीं की है। और हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका सीधा मतलब अपना शरीर प्राप्त करना। तो उच्च न्यायालय जारी करता है, इसका मतलब है उच्च न्यायालय
का भौगोलिक क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय से कम है, प्रकार्यात्मक क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय से ज्यादा है। क्यों? प्रकार्यात्मक का मतलब है कि मूल अधिकार के अलावा भी 226 का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये बात ध्यान रखने की है कि 226 भाग 3 का विषय नहीं है, 32 फंडामेंटल राइट भी है। बहुत ध्यान देने की बात है, 226 फंडामेंटल राइट नहीं है। अच्छा, ये भी ध्यान रखने की बात है कि उच्च न्यायालय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण शक्ति है अधीक्षण की शक्ति, सुपरविजन की शक्ति, जो अपने आप में यूनिक है। तो अधीक्षण में उच्च न्यायालय क्या करता है? अपने अधीन सभी जनपद न्यायालय एवं अधिकरण, अभी अधिकरण पर आएंगे, उच्चतम न्यायालय अपने अधीन सभी जनपद न्यायालय और अधिकरण को सुपरवाइज करता है। बात ध्यान रखने की है, अपने अधीन सभी जनपद न्यायालय और अधिकरण को सुपरवाइज करता है। बहुत ध्यान रखने की बात है, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय एक दूसरे के बराबर में आते हैं, इसलिए उच्चतम न्यायालय को उच्च न्यायालय पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होता, लेकिन उच्च न्यायालय का जनपद न्यायालय पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है। ये बात बहुत ध्यान देने की है। उच्च न्यायालय जनपद न्यायालय पर बाकायदा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखता है। इसका मतलब है किसी जनपद न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच है, उच्च न्यायालय करेगा। उच्च न्यायालय किसी जनपद न्यायाधीश को जबरदस्ती अपने पद से हटा सकता है, उसके ट्रांसफर करवा सकता है, अनुशासन के खिलाफ कार्रवाई करवा सकता है, क्योंकि जनपद न्यायाधीश को पद से हटा नियुक्त करने का अधिकार राज्यपाल का है, लेकिन राज्यपाल नियुक्त करने में उच्च न्यायालय सलाह लेता है, और उच्च न्यायालय कहने पर राज्यपाल उसे पद से हटा भी देगा, उसके लिए कोई महाभियोग और प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब मान लीजिए कोई राज्य है बट गया, कोई राज्य विभाजित हो गया, अब विभाजित राज्य के जनपद न्यायाधीश कहाँ कहाँ आवंटित किए जाए, ये उच्च न्यायालय देखता है। इसका मतलब है उच्च न्यायालय के पास एक बड़ी जबरदस्त शक्ति होती है अपने जनपद न्यायालय और अधीन काम करने वाले न्यायालयों के प्रशासनिक नियंत्रण की शक्ति। यद्यप कई बार ये बड़ा विवाद का विषय भी हो जाता है, कई बार बेचारे पता चला कि जनपद न्यायालय तो हमेशा डरे रहते हैं, और हमारे यहाँ इसलिए कहा जाता है न्यायपालिका के रिफॉर्म में सबसे ज्यादा कंडीशन जनपद न्यायालय खराब है। अब वो कोई निर्णय दे दे तब प्रॉब्लम है, कई बार कोई निर्णय दे तब प्रॉब्लम है, निर्णय दे तब प्रॉब्लम है। कई बार जनपद न्यायालय मान लो बेल नहीं दिया, उच्च न्यायालय बड़ा नाराज हो जाता है। अभी तो गुजरात में बड़ा क्लासिकल मामला आया था, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने एक निर्णय सुना दिया, जबकि निर्णय लिखा नहीं था। अरे सिद्धांत ये पहले जज को निर्णय लिखवाना चाहिए, टाइप करना चाहिए, तब सुनाना चाहिए। अब डिस्ट्रिक्ट जज ने किया बिना निर्णय लिखे, बिना टाइप किए उसका सारांश सुना दिया, और एक हफ्ते बाद टाइप नहीं हो पाया तो हाई कोर्ट ने बड़ी नाराजगी बताई। हाई कोर्ट ने कहा ऐसे आदमी को जज हटाओ, तो जिसका ऐसे आदमी को जज से हटाओ पहले। अब बड़ा ध्यान देने की बात है, जबकि जज ने क्या कहा, भाई हमारा टाइपिस्ट नहीं है, हम क्या करें। वैसे जज साहब ऐसे कहेंगे टाइपिस्ट नहीं आए, तब तो आम आदमी को टाइपिस्ट कहां ढूंढेगा। ऐसे मामलों पर उच्च न्यायालय जनपद न्यायालय के खिलाफ कार्रवाई करता है। तो ये खास तौर पर उसकी शक्ति है। और आपको ये भी याद दिला दें, हमारे यहाँ ये उच्च न्यायालय है तो, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उच्च न्यायालय राज्य का है, लेकिन राज्य सरकार की प्रशासनिक उस पर चलती नहीं। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि हमारे यहाँ उच्च न्यायालय और जनपद न्यायालय एक ही श्रेणी में बंधे होते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा क्यों कहा जाता है न्यायपालिका एकात्मक होती है? हमारे यहाँ शासन संघात्मक है, न्यायपालिका एकात्मक क्यों होती है? क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? संघ सरकार। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संघ सरकार करती है, हटाती भी संसद है। अब देखो दूसरी बात, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संघ सरकार करती है, और उच्च न्यायालय संसदीय विधि की भी पुनरावलोकन करता है। जो संसद की विधि है, केंद्र सरकार की विधि है, केंद्र सरकार की विधि का भी पुनरावलोकन करता है। बात ध्यान रखने की है, उच्च न्यायालय है इसका ये मतलब नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय का मतलब ये ना समझा जाए कि न्यायालय केवल राज्य की विधि की परीक्षा करता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। उच्च न्यायालय बाकायदा
केंद्रीय विधि की परीक्षा भी करता है, संसदीय विधि की परीक्षा करता है। और इससे अच्छा एग्जाम्पल दिया जा सकता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव रद्द कर दिया था, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 के अनुसार जो संसदीय विधि थी, इसीलिए आप देखो इंदिरा गांधी बड़ी गुस्से में आ गई थी। इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान करवाया था कि अब उच्च न्यायालय संसदीय विधियों की जांच नहीं करेगा, लेकिन ये बाद में न्यायपालिका ने रद्द कर दिया। 44वें संविधान संशोधन से बदल दिया गया, तो आज के डेट में कंडीशन नहीं है। तो हमारे यहाँ तो उच्च न्यायालय बाकायदा संसदीय विधि की देख रेख करता है, संसदीय विधि का पुनरावलोकन करेगा, और उच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या भी तो करता है। ये तो अंतिम व्याख्या किस हक उच्चतम न्यायालय की है, अंतिम व्याख्या किस हक उच्चतम न्यायालय की है। और ये भी आपको याद दिला दें, उच्च न्यायालय स्वाभाविक तौर पर न केवल संविधान की व्याख्या करता है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संघ सरकार करती है। तो आप सवाल पूछेंगे, सर ये बताओ राज्य सरकार का उच्च न्यायालय पर नियंत्रण क्या होता है? तो हकीकती बात है, राज्य सरकार का उच्च न्यायालय पर नियंत्रण सांकेतिक होता है। उच्च न्यायालय के जो पदाधिकारी हैं वो भी कहीं न कहीं उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर लेता है। हाँ, इतना नियंत्रण है कि राज्य सरकार उनके वेतन देती है। इसलिए दोस्तों, हमारे यहाँ जो जनपद न्यायालय से कोई मामला चलेगा उच्च न्यायालय जाएगा, उच्च न्यायालय से मामला चलेगा उच्चतम न्यायालय जाएगा। तो हमारे यहाँ न्यायपालिका एकात्मक है, कार्य में भी और निर्माण में भी। इसका मतलब है, अब अमेरिका की न्यायपालिका कैसी है? अमेरिका की न्यायपालिका इससे अलग है। देखो अमेरिका की न्यायपालिका कैसी है दोस्तों, देखिए हमारी न्यायपालिका अलग है। अमेरिकन न्यायपालिका का सिस्टम कैसा है? अमेरिका की न्यायिक प्रणाली यहाँ दो सेट के कोर्ट है, एक है संघीय न्यायालय और दूसरा है संघीय न्यायालय का अपना जनपद न्यायालय है। हर संघीय न्यायालय का अपना जनपद न्यायालय है, फिर उसके बाद सर्किट कोर्ट है, उसके बाद उच्चतम न्यायालय है। ये संघीय न्यायालय है। वैसे ही हर राज्य का अपना न्यायालय है। भाई हर राज्य का अपना संविधान है, तो हर राज्य सरकार का अपना न्यायालय है, तो हर राज्य सरकार में जनपद न्यायालय है, फिर सर्किट कोर्ट है, फिर उच्चतम न्यायालय है। यानी ये ध्यान देने की बात है कि अमेरिका में पूरा दो सेट है। तो जो राज्य सरकार के न्यायालय हैं वो क्या मामले की सुनवाई करते हैं? सिविल और क्रिमिनल। सिविल मामले, आपराधिक मामले, ये केवल राज्य सरकार के न्यायालय सुनवाई करते हैं। इनका संघीय न्यायालय से कोई मतलब ही नहीं होता। तो संघीय न्यायालय क्या सुनवाई करते हैं? संविधान की रक्षा और संघ राज्य विवाद, संविधान की रक्षा, संघ राज्य विवाद, मूल अधिकारों की रक्षा, ये काम है केवल संघीय विवाद का। तो अमेरिका में आप देखोगे, और अमेरिका में अपॉइंटमेंट भी अलग अलग है। राज्य सरकार के न्यायाधीश राज्य सरकार अपॉइंट करेगी, राज्य सरकार के न्यायाधीश को राज्य सरकार हटाएगी। हमारे यहाँ राज्य सरकार की जैसी कोई न्यायपालिका ही नहीं है। इसे दोस्तों हमारे यहाँ इसलिए बनाया गया, देखिए नया नया लोकतंत्र था, तो हमने इसलिए थोड़ा केंद्रीकरण किया कि न्यायपालिका की शक्तियों का दुरुपयोग न हो जाए, न्यायपालिका पर कोई दबाव प्रभाव न बना दे। क्योंकि कई बार ऐसा डॉन भी न्यायालय की शक्तियों पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। इसे ना देखो, अमेरिका के संघीय न्यायालय काम बड़े छोटे हैं। अमेरिका का संघीय न्यायालय आपराधिक सिविल मामले सुनता ही नहीं, सलाहकारी भी शक्ति उसके पास नहीं है न वो। अब क्योंकि सिविल मामले, आपराधिक मामले, ये सब कुल मिला के मामला राज्य सरकार के सुनते हैं। यानी वहां पे राज्य सरकार के न्यायालय से कोई मामला संघीय न्यायालय में चला जाए, कल्पना ही नहीं। ये दो सेट है, दोनों अलग अलग है, दोनों की नियुक्ति अलग है, कार्यकाल अलग है, क्षेत्राधिकार अलग है, दोनों के विषय अलग है। हमारे यहाँ दोस्तों अलग है। हमारे यहाँ न्यायपालिका जरा सोच के देखो, एक ही श्रेणी में सब चलते हैं। भारत में जरा देखो, उच्चतम न्यायालय है, फिर इसके नीचे क्या है? उच्च न्यायालय है, फिर उसके नीचे क्या है? जनपद न्यायालय है। तो हमारे यहाँ दोस्तों जनपद न्यायालय का न्यायाधीश भी उच्चतम न्यायालय पहुंच जाता है। जस्टिस अहमदी उसके बड़े प्रमाण थे। जस्टिस एन अहमदी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बने थे, ऊपर उच्चतम न्यायालय पहुंच गए। हमारे यहाँ से अच्छा, जनपद न्यायालय काम क्या है? केवल सिविल और आपराधिक। याद रखिएगा, जनपद न्यायालय का काम
किसी भी तरीके से संविधान से, मूल अधिकार से ही नहीं है। ये बात हमेशा रखने की बात है। जनपद न्यायालय, अब देखो हमारी न्यायपालिका एकदम ऊपर नीचे वर्टिकल चलती है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है। भाई यही तो संघ का मतलब है, आपको याद होगा, 2 सेट की न्यायपालिका, 2 प्रकार का नियंत्रण, 2 प्रकार का अधिकार। यानी यहाँ पे अपील जाएगी सर्किट कोर्ट, सर्किट कोर्ट से अपील संघीय उच्चतम न्यायालय नहीं जाएगी। यानी एक ही डिस्ट्रिक्ट में 2 न्यायालय है, एक संघ का है, एक राज्य का है। तो संघ वाला मामला संघ में जाएगा, राज्य का राज्य में। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, जनपद न्यायालय सिविल और आपराधिक। तो आप जानते हो दोस्तों, इसका काम फंडामेंटल संविधान से ही नहीं है, इसका काम आईपीसी सीआरपीसी से है। भारतीय दंड संहिता, जहाँ ये लिखा गया है किस अपराध के लिए कितना दंड दिया जाएगा, और सीआरपीसी, इसका मतलब है उसका प्रोसीजर क्या है, दंड देने की प्रक्रिया क्या है। सीआरपीसी यानी दंड 20 साल होगा, ये आईपीसी। सीआरपीसी में गवाह कौन होंगे, सीआरपीसी में सबूत क्या होगा, सीआईपीसी में नार्को टेस्ट होगा नहीं होगा, सीआरपीसी। तो जनपद न्यायालय काम केवल इससे है। अब आप देखोगे यही सिविल आपराधिक मामले अपील होकर उच्च न्यायालय चले जाते हैं, और अंततः फिर अपील होकर कहाँ चले जाते हैं, उच्चतम न्यायालय। जरा सोच के देखो, उच्चतम न्यायालय तो बेचारा कार्य के बोझ से दबा जा रहा है, फिर यही काम कहाँ चले जाएगा, उच्चतम न्यायालय। ये सिलसिला यहाँ शुरू हुआ वहां जाएगा। इसलिए एक मामले को हल करते करते 20 साल 30 साल लग जाते हैं। हमारे यहाँ एक ही चीज है। उसके बाद आप देखोगे उच्च न्यायालय को अब जनहित याचिका भी जारी करने का अधिकार है, मूल अधिकार की रक्षा भी करता है, हमने आपको बताया। ये तो फंडामेंटल राइट की भी रक्षा करता है। हाँ, संघीय विवादों का समाधान नहीं करता, और प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग करता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय क्या है, ये मूल अधिकार की रक्षा भी करेगा, संघीय विवाद भी हल करेगा, संघीय विवाद भी हल करेगा, राष्ट्रपति को विशेष सलाह भी देगा। तो उच्चतम न्यायालय के बड़े काम है। और इसलिए हमारे यहाँ तो उच्चतम न्यायालय कह रहा है, भैया हमें थोड़ा काम से मुक्ति दे दो, हमें भी अमेरिका जैसा बना दो, क्योंकि अपील वाला काम है मत दो। कि पता लगा हस्बैंड वाइफ को झगड़ा हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से घूमता घूमता उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय से पहुंच गया, मकान मालिक किराएदार लड़ रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पहुंच गए उच्चतम न्यायालय। इसलिए दोस्तों देखो, हमारे यहाँ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी संघ सरकार अपॉइंट करता है, ये अमेरिका बिल्कुल नहीं है। और हमने इसलिए न्यायपालिका का एकीकरण इसलिए किया था कि दोस्तों न्यायपालिका में एक रूपता रहे, विवाद कम से कम आए। क्योंकि आप देखो, अगर संघ राज्य के बीच अब देखो प्रशासन विवाद आता है, इसलिए हम संघ में विवाद कम से कम करना चाहते थे। और जानते हो हमारे देश में जिस कंडीशन में आजाद हुए दोस्तों, उस कंडीशन में तो राष्ट्रीय एकता अखंडता बनाए रखना सबसे जरूरी था, और चैलेंज आज भी है। इसलिए हमारे संविधान निर्माता बड़े होशियार थे। लेकिन आज उच्चतम न्यायालय कह रहा है कि भाई देखो यार, ये सब आपराधिक सिविल मामलों के लिए ऐसा है, कोई अपील का सर्किट कोर्ट बना दो। हाई कोर्ट के बाद देश के, हिंदुस्तान के 4 कोनों में अपील का सर्किट कोर्ट बना दो, और हाई कोर्ट से मामला सर्किट कोर्ट में अपील में जाएगा। उच्चतम न्यायालय को केवल संसदीय विधि की रक्षा, राज्यों की विधि, संघीय विवाद यहां तक सीमित रखो। अभी हो सकता है भविष्य में कभी हो जाए, फिलहाल तो नहीं है, फिलहाल तो नहीं है दोस्तों। इसलिए अमेरिका की न्यायपालिका संघीय है, हमारे यहाँ शासन संघीय, न्यायपालिका एकात्मक है। यदि पीछे संघवाद पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि न्यायपालिका कोई सरकारी संस्था, कोई पॉलिटिकल बॉडी नहीं है, कोई राजनेताओं की संस्था थोड़ी है, ये तो संवैधानिक संस्था है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अब फिर हम अगली क्लास में आपको देखेंगे कि न्यायालय से जुड़े हुए कुछ, अभी उच्चतम न्यायालय से जुड़े हुए कुछ प्रशासनिक विषय, और फिर बाकी लोक अदालत, अधिकरण, इस पर हम आएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।